नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रयास में। मैं हूं मनोज नाथ और आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए हैवी टैक्स के बारे में, चीन और ब्राजील जैसे देशों के साथ नई दोस्ती यारी के बारे में, मोदी और ट्रंप के बिगड़ते रिश्तों के बारे में और वहां से लेकर परस्यूट ऑफ पीस के मीटिंग तक के सफर का सच और उससे क्या निष्कर्ष निकला, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन। सभी देश अपने देश के हित के हिसाब से और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले लेते हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाने का सोचा है। वो कह रहे हैं कि वो अपने इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसकी असली सच्चाई इससे कहीं गहरी है। कहानी शुरू होती है यूएस चाइना के टैरिफ रेट से। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि यूएस ड्यूटीज चाइनीज गुड्स पर 145% तक बढ़ सकती थी और चाइना भी अपने रिटेलिएटरी टैरिफ को 125% तक बढ़ा सकते थे। पर 12 अगस्त 2025 को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करते हुए इस समय सीमा को 90 दिनों तक एक्सटेंड कर दिया। लेकिन इन सबसे इंडिया को क्या? वेस्ट के नैरेटिव में इंडिया है चाइना प्लस वन। मतलब चाइना के बाद अगर कोई बड़ा मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग हब, चीप लेबर, रिलायबल वर्क प्लेस अगर अमेरिका को मिल सकता है, वो सिर्फ इंडिया में मिल सकता है। इसीलिए चाइना ने जो दरवाज़ा रिटेलिएशन में अमेरिका के लिए बंद किया है, वो मार्केट अमेरिका को फिर से मिल सकता है सिर्फ भारत से। इसीलिए अमेरिका चाहते हैं कि भारत अपने एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड डायरीज के मार्केट को अमेरिका के लिए खोल दे, जो भारत को मंजूर नहीं। इंडिया और यूएसए, या यूं कहें कि मोदी और ट्रंप के जो रिश्ते हैं वो तो पहले बहुत अच्छे थे। 2019 में मोदी टेक्सास गए थे हाउडी मोदी इवेंट में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी एक साथ एक मंच पर खड़े थे। और 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से इंडिया आए थे, अहमदाबाद का वो ऐतिहासिक रोड शो जो आप सबको याद ही होगा। पर गड़बड़ी शुरू होने का कारण क्या है? पहला मुख्य कारण, जब भारत ने अमेरिका के लिए एग्रीकल्चरल मार्केट को ओपन करने से मना कर दिया। और दूसरा कारण थोड़ा पर्सनल और कैजुअल भी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए बिन बुलाए मीडिएटर बनने। लेकिन जब भारत ने इसको नकारा तो ये बात उनको हजम नहीं हुई। इससे ट्रंप चाचा नाराज हो गए, क्योंकि इसी से तो वो ग्लोबल पीस मीडिएटर का खिताब लेते हुए नोबेल प्राइज को क्लेम कर पाते। इससे पहले 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को नोबेल प्राइज मिला था। पहला था थियोडर रूजवेल्ट 1906 में, दूसरा था वुड्रो विल्सन 1919 में, तीसरा था जिमी कार्टर जिसको प्रेसिडेंसी के बाद उनको ये अवार्ड मिला था, और चौथा था बराक ओबामा जिनको 2009 में नोबेल प्राइज मिला था। और ट्रंप चाचा अपने आप को 5वां नोबेल लॉरिएट घोषित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं दो मुख्य कारणों से ट्रंप चाचा बदल गए और भारत पर 50% तक टैक्स लगाने का फैसला किया है। देखिए, दूसरे देश पर टैरिफ लगाकर अपने देश का हाल सुधारना, अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, ये ट्रंप भाई साहब की मजबूरी है। पर इतने सख्त नजरों से पेश आना, पाकिस्तान को फिर से गोद में लेना, ये कहीं ना कहीं ट्रंप चाचा के नाराजगी को बयां कर रहा है। जब उनको एहसास हुआ कि उनकी बात नहीं बन रही, तो उनको याद आया कि भारत तो रसिया से तेल खरीदता है, वो भी डिस्काउंट रेट पर। इसीलिए उन्होंने पहले जो 25% टैक्स लगाए थे, उसके अलावा भी एडिशनल 25% तक टैक्स लगाने का फैसला किया। यानी टोटल टैक्स हो गए 50%, जो 27 अगस्त 2025 से इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब कुछ चीज़ों पर टैरिफ 50% या इससे भी अधिक हो जाएगा, जैसे टेक्सटाइल, ज्वेलरीज, केमिकल्स, और कुछ चीज़ों को इससे एग्जाम भी किया गया है, जैसे पेट्रोकेमिकल एंड प्रोडक्ट्स। और जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स यहाँ से रिफाइंड होकर वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, अभी आईफोन यहाँ पे बनवा के वहाँ वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और फार्मा प्रोडक्ट्स, मेडिसिन वगैरह। अब पूरी बातें विस्तार में समझते हैं। अमेरिका भारत से चाहता क्या है? अमेरिका चाहते हैं कि भारत अपना दरवाज़ा अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दे, और दूसरा, चाइना के खिलाफ भारत अमेरिका के साथ खुलकर खड़ा हो। तीसरा, वो चाहते हैं कि हम रूस से डिफेंस डील्स कम करें और तेल तो बिल्कुल ना खरीदें। और चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के एजेंडा को भारत खुलकर सपोर्ट करे। लेकिन भारत का स्टैंड साफ है कि इंडिया फर्स्ट।
हम रूस हो, चाइना हो या अमेरिका, सबके साथ अपने देश के हित के हिसाब से ही रिश्ते रखते हैं। और दूसरा सेक्टर में कुछ भी हो, पर भारत एग्रीकल्चरल सेक्टर को फॉरेन कंपनीज के लिए कभी भी खोल नहीं सकता, भले ही वो किसी भी गवर्नमेंट भारत में हो, क्योंकि इससे देश का इंटरनल बैलेंस बिगड़ जाएगा। अमेरिका के बड़े बड़े कंपनीज जैसे कारगिल, बंजी, सीएचएस, अगर ये सब इंडिया आ गए तो इंडिया के छोटी कंपनियों को उनके साथ कॉम्पीट करना होगा। अमेरिका के जो फार्मर्स है वो खेती को एक बिजनेस की तरह देखते हैं, लेकिन हमारे देश में जहाँ 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ लिवलीहुड अर्न करने के लिए खेती करते हैं। उनके फार्मर्स जिनके पास बहुत बड़े बड़े जमीन होते हैं, लेकिन हमारे देश के 86% फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी में आते हैं, जिसके पास 1 हेक्टर से भी कम जमीन है। तो कैसे भारत सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अमेरिका या किसी भी फॉरेन कंपनीज के लिए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल दे? इट विल बी लाइक ए सुइसाइड मिशन। और हमारा फार्मर्स सरकार से अभी तक नाराज है क्योंकि एमएसपी पर अभी तक कोई लॉ नहीं बना है। अमेरिका अपने फार्मर्स को बचाने के लिए हमारे फार्मर्स के साथ दांव खेलने को तैयार है। वो कहते हैं कि वो इक्वलिटी लाना चाहते हैं, पर फाइनेंशियली हमारे किसानों में और उनके किसानों में बराबरी कहाँ है? तो इक्वल टैक्सेशन से किसको बेनिफिट होगा? देखिए, इन अंग्रेजों पर ना हम अब विश्वास कर सकते हैं, ना हम लोग तब कर पाते थे। 1965-67 में जब भारत ड्रग से गुजर रहा था, उस समय अमेरिका से हमें PL 480 प्रोग्राम के तहत हेल्प मिलता था। लेकिन अमेरिका वियतनाम के लड़ाई के दौरान जब अमेरिका ने वियतनाम पे बॉम्बिंग की और उस समय के भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका क्रिटिसाइज किया, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी भी जब प्रधानमंत्री बनी, वो अमेरिका में जाकर उनकी इस बॉम्बिंग पॉलिसी को या वियतनाम पे जो वो लोग कार्य कर रहे थे उसको सराहने से मना किया, तब अमेरिका वाले और भी नाराज हो गए और उन लोगों ने उस टाइम इस PL 480 प्रोग्राम को ही रोक दिया, जिससे भारत को काफी तकलीफ तो हुई, लेकिन भारत ने फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया और भारत फिर से उभरने लगे। भारत को ना ब्रिटिश हरा पाए और ना ही ये अमेरिकन्स, और इस बार भी भारत अपना रास्ता निकाल ही लेगा। इन सबको फिर से मार्केट एक्सेस चाहिए हमारे डेयरी बिजनेस में भी, जबकि ये हमारे यहाँ के मिल्क को प्योर भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारे गायों में कुछ बीमारियां पाए जाते हैं, जबकि वहाँ के जो गाय हैं उनको वो कुछ नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स भी खिलाते हैं, और इससे भारत वहाँ के मिल्क को नॉन वेज मिल्क मानते हैं। फिर भी किसी पाउडर या अन्य किसी फॉर्म में बेचने का मन बनाकर उन्हें हमारा मार्केट उनके लिए ओपन चाहिए। अभी भी कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन ये सब टैरिफ के डिस्कशन से बाहर है। भारत कभी भी या हिस्टोरिकली भी इन सब चीज़ों को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अभी तक लाया नहीं है। डोमेस्टिक ऑटोमेकर्स, फार्मा फर्म्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज ने भी भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने मार्केट को फॉरेन कंपनीज के लिए ग्रेजुअली ओपन करे, ताकि अचानक से पूरे मार्केट डिस्टर्ब ना हो। जब बात बन नहीं रही थी तो ट्रम्प चाचा ने रशिया एंड इंडिया के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा, लेकिन क्या वाकई में डेड इकोनॉमी है? इंडिया इज ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली, नाउ रैंक 4th लार्जेस्ट बाय नॉमिनल GDP with 6.3 to 6.8% growth rate and 3rd largest economy by purchasing power parity। अब इन टेरिफ वॉर से हो सकता है कुछ बाधाएं आए, but it can also open new possibilities। ब्रिक्स कंट्रीज आर गेटिंग क्लोजर। ब्राजील इंडिया का साथ दे रहा है, मोदी जी SCO समिट के लिए चाइना जा रहे हैं और चाइना भी इस बात से काफ़ी खुश है। SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रूस, चीन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें मौजूद रहकर भारत ये संदेश दे रहा है कि हम पश्चिमों के मोहरे नहीं हैं। अमेरिका के टैरिफ फैसले से भारत को अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं। ब्राज़ील जैसे देश जो अमेरिका के टैरिफ से परेशान हैं, वो भी भारत का साथ दे रहा है और वो G20, ब्रिक्स आदि मंचों पर एक साथ भारत के साथ काम कर रहे हैं। अभी और एक किस्सा सामने आया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नयारा एनर्जी, जिसमें रसिया का भी स्टेक है, उस पर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिया। तो रसिया ने चाइना से बात की और चाइना उस तेल को खरीदने के लिए राजी हो गए। और ये ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार ये पहली बार है 2021 के बाद जब भारत ने सीधा चाइना को तेल बेचा है।
तो ये दोस्ती सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ये ग्लोबल साउथ अलायंस है, जहां विकासशील देश अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अभी ट्रम्प भाई साहब बौखला गए हैं क्योंकि इंडिया से उनकी बात बन नहीं रही, चाइना से वो टैरिफ वार में जीत नहीं पा रहे हैं और रसिया भी उनकी बात नहीं मान रहे थे। तो इसीलिए वो 16 अगस्त को पुतिन से मिलने के लिए अलास्का गए, जहां 3 घंटे तक बात करने के बावजूद कोई खास नतीजा नहीं निकला। जबकि वो वहां जाने से पहले मीडिया में कई सारे बातें उछल रही थी, जैसे वो इंडिया पर और भी टैरिफ लगा देगा अगर पुतिन से बात नहीं बनी, वो मीटिंग से बीच में ही चला आएगा अगर मीटिंग फ्रूटफुल नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो रसिया और यूक्रेन के बीच एक ही दिन में सीज फायर करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले भी अप्रैल में उन्होंने ऐलान किया था कि रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई रुक गई है, सीज फायर करवा देंगे, लेकिन उसी दिन रसिया ने मिसाइल से और भी ज़्यादा हमले किए यूक्रेन पर। इससे नाराज होकर अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना रसिया पर दबाव चाइना और इंडिया के थ्रू डाला जाए, क्योंकि रसिया से रसियन ऑयल खरीद कर उनको मेनली फंडिंग तो यही दो देश कर रहे हैं। पर इस पर चाइना और इंडिया का ये स्टैंड है कि कोई अगर तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में हो। और सही भी है, अगर एक बार प्रेशर में आकर उनकी बात मान ली तो बार बार मानना पड़ेगा, तो सॉवरेनिटी कहाँ रहेगी। इसीलिए भारत पर हर तरीके से प्रेशर डालने के लिए अमेरिका हर तरीके का कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान से 2 महीने में 2 बार उनके आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को बुला चुका है। आसिफ मुनीर के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भी भारत को इंडस वाटर टीटी को लेकर चेतावनी दी और रिटेलिएशन का धमकी भी दिया। और इसी वक्त परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का इंडस वाटर टीटी को लेकर फैसला पाकिस्तान के हित में आया, लेकिन भारत ने इसको मानने से इनकार कर दिया। ये तो हुई देश के बाहर से दिए गए प्रेशर की बातें। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि देश के अंदर भी माहौल ख़राब हो और इसके लिए भी फॉरेन फंडिंग के ज़रिए कई सारे हरकतें की जा रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को बांग्लादेश में कुछ हमास लीडर्स, पाकिस्तानी रेडिकल्स और बांग्लादेशी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के बीच एक मीटिंग हुआ था। इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट किया था आईएसआई ने और इसे ऑर्गेनाइज किया था अल मरकजुल इस्लामिक ग्रुप ने। इसका उद्देश्य था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जिहादिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करके टेरर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना। विपक्ष द्वारा भी कोई ना कोई मुद्दा उठाया जा रहा था और इस समय सुर्खियों में था वोट चोरी का मामला। और बीजेपी का कहना था कि राहुल गांधी जी जो इस समय ये सब बवाल कर रहे हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं मास मूवमेंट के थ्रू, ये इस टाइम सही नहीं है। और इसी वक्त कुछ यूट्यूबर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स और जनरल पब्लिक भी राहुल गांधी जी के पक्ष में यानी कांग्रेस के पक्ष में आकर कुछ बयान दे रहे थे। लेकिन बाद में जब इलेक्शन कमीशन ने क्लेरिफिकेशन दिया तब कुछ लोगों ने अपने कमेंट्स को हटा दिया, कुछ लोगों ने डिलीट कर दी और कुछ लोगों ने माफ़ीनामा भी जारी किया। हम यह नहीं कह रहे हैं कि वोट चोरी जैसे एलिगेशंस पर जांच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ऐसे समय पर जहां बाहर की फोर्सेस से दिक्कत ज़्यादा हो रही हो उस समय घर वालों को एकजुट रहना चाहिए, भले ही मतभेद कितना भी क्यों ना हो, वरना ऐसा लगेगा जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह रेजिम चेंज की तैयारी हो रही हो। पर क्या आपको लगता है कि आम जनता पाकिस्तान और बांग्लादेश में खुश है? वहाँ पे आटा टमाटर का भाव आसमान छू रहे हैं। इसलिए आसिम मुनीर जैसे लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट के मामले में भारत मर्सिडीज जैसा है और पाकिस्तान एक खतरा ट्रक के जैसा। भले ही किसी भी संदर्भ में वो कहे, लेकिन रियलिटी तो यही है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश अपना बेनिफिट ही देखता है। अमेरिका की टैरिफ वॉर से हमें चुनौतियां तो मिलेंगी, लेकिन भारत ने हमेशा चुनौतियों को अवसर में बदला है। आज हमें ज़रूरत है आत्मनिर्भरता, एकजुटता और ग्लोबल मंच पर एक मजबूत आवाज़ की। याद रखिए, भारत को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि भारत सिर्फ एक बड़ा मार्केट प्लेस नहीं, भारत है एक सभ्यता, एक शक्ति और एक भविष्य, एक ऐसा भविष्य जो पूरी मानवता को एक दिशा देगा और आने वाले पीढ़ियों के लिए आशा का प्रकाश बनेगा। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।